हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन। वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इसमें कर रहे थे स्टेनोग्राफर 2025 का इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के सारे शिफ्ट हैं। 2025 में हमको सेगमेंट वाइज सेट वाइज नहीं मिला पेपर, शिफ्ट वाइज नहीं मिला है, ये टॉपिक वाइज मिला है। तो टॉपिक वाइज में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्पॉटिंग एरर का एक साथ हो जाएगा, फिर आपका फेलर का हो जाएगा, फिर आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एंटोनिम, सैनोनिम, इन सब के टॉपिक वाइज मिलेंगे। सेट वाइज जैसे पहले कराया करते थे 2023-24 में, वो उस तरह से मिला नहीं है। और इसको अगर हम टॉपिक वाइज सेट वाइज बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे मिला है इसी तरह का लेते हैं। करना क्या है, सारे के सारे एरर इकट्ठा मिलेंगे। तो इंग्लिश के सारे शिफ्ट मिला करके कुल 72 क्वेश्चन हैं। इन 72 क्वेश्चंस को हमने दो पार्ट में बांटा था। कल हम लोगों ने इसके पार्ट ए में के पार्ट 1 में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 तक किए थे। आज हम लोग इसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 72 तक करेंगे। और आई होप जैसे कल आप लोगों को डिस्कशन कराए थे उसी तरह से आज हम लोग इसको डिस्कशन कराएंगे। और डिस्कशन में जो कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट के साथ में जो बेसिक रूल कंसेप्ट जितना हो सकेगा उतना क्लियर करते हुए चलेंगे। आई होप कि कल वाले में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक उसी तरह से आज वाले 36 क्वेश्चन के डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है इसमें? एरर देखना नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब में एरर पता लगाना है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है he is fastly growing leader in the organization. He is a fastly growing leader in the organization. वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी से उभरता हुआ एक नेता है। तो फास्टली एक वर्ड देख रहे हो कि फास्टली जैसा कोई वर्ड इंग्लिश ग्रामर में होता ही नहीं है। एक्चुअली दिस इज फास्ट विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव आल्सो एज एन एडवर्ब। यही फास्ट ही है जो हम एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगर इसको फास्टली कहीं पर लिखा, फास्टली जैसे स्लोली होता है, वीकली होता है, ठीक है, और साइलेंटली होता है, सीक्रेटली होता है, करेजियसली होता है, पेशेंटली होता है। फास्टली वैसे होता नहीं है। फास्टली एक इनकरेक्ट वर्ड है। आप डिक्शनरी में ढूंढ डालिए, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली इन इंग्लिश डिक्शनरी। फास्ट, इट इज फास्ट एज एन एडजेक्टिव, इट इज फास्ट एज एन एडवर्ब। दोनों में फास्ट ही यूज किया जाता है, फास्टली यूज ही नहीं किया जाता है। तो फिर गलत क्या हुआ आपका? फास्टली वर्ड गलत हो गया। क्या होना चाहिए? फास्ट। ही इज अ फास्ट ग्रोइंग लीडर। ही रन्स फास्ट, he runs fast, he speaks fast, he bowls fast, he drives his car very fast. फास्ट ही लगेगा, ठीक है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, ही इज अ फास्ट बॉलर। फास्ट ही यूज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लिखा है कि यू शुड नॉट लॉफ ऑन अदर्स। कल हमने फिक्स प्रीपोजिशन की एक बात की थी और मैंने आप लोगों से भी बताया था कि हमने एक वीडियो बनाया है फिक्स प्रीपोजिशन पे। आपको वो प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में मिलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन। क्लियर? तो उसमें हमने बताया था कि लॉफ के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या है? एट है। लॉफ के बाद एट लगता है। लॉफ ऑन यूज किया जाता है, पर कब यूज किया जाता है? जब किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान होती है तब। जैसे हम कहते हैं लक स्माइल्स या लक लॉफ्स ऑन हिम। जब किसी की किस्मत बन रही होती, किसी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग लॉफ के साथ एट लगता है। और यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ के देखो, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? देखो सेंटेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट लॉफ। नॉट लगा, यू शुड नॉट, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। क्या करना होगा? नेगेटिव चीज होगी। तो इसका मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मजाक उड़ाने के सेंस में लॉफ ऑन नहीं होगा, लॉफ एट होगा। यू शुड नॉट लॉफ एट अदर्स। क्लियर हो गया? आई होप कि अब ये मैटर आपको क्लियर हो गया। यू शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, ठीक है। मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेंटेंस लिखा द मैनेजर, फिर लिखा टुगेदर विद, फिर लिखा हिज स्टाफ हैव गॉन फॉर लंच। तो कल वाला ही कंसेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वंस मोर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसमें एक रूल आ गया। रूल में आपको क्लियर करता हूं, बस 1 मिनट लगेगा। सपोज करिए एक सब्जेक्ट है आपके पास ये, इसके बाद कुछ कंजंक्शंस में बस बहुत थोड़े से लिख रहा हूं जिसमें ये भी आ जाएगा। जैसे विद लिखा हुआ है, विद के साथ कुछ भी लग जाए, विद लिखा हो या अलॉन्ग विद लिखा हो या टुगेदर विद लिखा हो, ठीक है। मुझे लिखने दीजिए, आवाज़ तेज चलती है, हाथ तेज में चलता है।
अलॉन्ग विद लिखा हो या टुगेदर विद लिखा हो, ठीक है। कभी कभी लगता है एज वेल एज, ठीक है ना, एज वेल एज लिखा हो, ठीक है। ये कुछ कंजंक्शंस है मोटे मोटे तौर पर। इनके साथ जब हम दूसरा सब्जेक्ट यूज करते हैं और बाद में एक वर्ब यूज करते हैं, तो ये जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो अगर दो सब्जेक्ट को, मतलब इफ योर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू आर ज्वाइंड बाय एनी ऑफ दीज कंजंक्शंस लाइक विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद एंड एज वेल एज एंड सो ऑन, और भी कई सारे हैं। तो जो वर्ब होती है ना, वर्ब किसको फॉलो करती है, पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है, ठीक है। तो सेम तरह से आप इस सेंटेंस को देखिए, फॉलो करिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टुगेदर विद लिखा हुआ, टुगेदर विद लिखा हुआ, तो ये जो वर्ब है हमारी हैव किसके लिए लगनी चाहिए, मैनेजर के लिए लगनी चाहिए। और मैनेजर क्या है, मैनेजर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। आई होप आपको मैटर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो हैव गान है यहाँ क्या हो जाना चाहिए, हैज गान होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, डी हुआ। चलिए अब आगे समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वन ऑफ द क्वेश्चंस, कल हमने कहा था कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगता है, वन ऑफ के बाद क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन लिखा वर वेरी डिफिकल्ट, ये वर किसके लिए लगा है बेटा, वन के लिए। वन ऑफ द क्वेश्चंस, जितने सारे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो वर इज यूज्ड फॉर वन नॉट फॉर क्वेश्चंस। तो वन के लिए क्वेश्चन, ये वर्ब क्या लगनी चाहिए, वाज लगनी चाहिए थी, वर नहीं लगना चाहिए। तो ये आपका ये वर्ड गलत है, यहाँ पे क्या होता, वाज। तो आंसर क्या होता आपका, बी वाला होगा, ठीक है। ये कल वाला क्वेश्चन है, रिपीट किया कल वाले क्वेश्चन में से। आज कई सारे क्वेश्चन कल वाले में से रिपीटेड मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है देखिए, शी अडॉप्टेड अ ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू। इसमें दो जगह गलत है, ठीक है ना, दो जगह गलती है। अब आप जहां कहो वहां बता देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहले तो आप ऑनेस्ट देख लीजिए, यहाँ पर गलत हो रहा है। ऑनेस्ट में ये जो ऑनेस्ट वर्ड लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है। हम क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ऑनेस्ट। तो साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है। वॉवेल साउंड होगा तो यहाँ पर आ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन, एक गलती। और ये टू है, तो टू के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये रिजॉल्विंग नहीं होना चाहिए था, टू रिजॉल्व होना चाहिए था। दो गलतियां मिल गई आपको। हालांकि आपके एग्जाम में क्या गलती निकाली गई है, इसकी निकाली गई है। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि आ नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए। क्यों, मैंने बता दिया आपको, एन ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो रिजॉल्विंग लिखा है वो रिजॉल्विंग नहीं, टू रिजॉल्व होना चाहिए। हालांकि एसएससी ने इसकी गलती नहीं मानी है, उन्होंने गलती किसकी मानी है, डी की। फिलहाल फर्दर के लिए आप जानते रहिए कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ टू ऐसे होते हैं फ्रेजल वाले टू, जैसे इन एडिशन टू, एरेक्टेड टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, ऐसे होता है, तब टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन इस वाले में नहीं लगता है। अप्रोच, अप्रोच के साथ जो टू लगता है, विद ऑनेस्ट अप्रोच, टू के साथ, ये टू इसका है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगला है कि दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। कंप्राइजेज के बाद क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। और कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था जब मैं बताया था कि अराइव के साथ टू लगा हुआ था, और मैंने कहा था कि अराइव के बाद टू नहीं लगता। उसी वाले में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने कहा था, जैसे लिखा है अवेट, वेट के साथ फाल लगता है, अवेट के साथ फाल लगाओगे तो गलत हो जाएगा। उसी में कल मैंने उसी वाले में मैंने कहा था कंप्राइजेज, ठीक है ना, कंप्राइज के साथ ऑफ लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कल वाला जो था उसमें क्या था, रीच और अराइव, ठीक है ना। रीच है, रीच के बाद टू लगा होना, या अराइव के साथ टू लगा होना, ठीक है ना। ये देखो अराइव के साथ टू लगा हुआ है। या इंक्वायर लिखा है, INQIR, इंक्वायर इन टू लिखा हुआ है, ठीक है, या इंक्वायर इन लगा हुआ है। तो कल मैंने आप लोगों से एक चीज़ बताई थी कि अवेट के बाद फार नहीं लगता, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता, रीच और अराइव के बाद टू नहीं लगता, इंक्वायर के बाद इन या इन टू नहीं लगता। ठीक उसी तरह से आज वाले में गलती क्या हो गई, देखिए कंप्राइज के बाद ऑफ लगा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ कि नहीं हुआ, कल वाले चीज से ये कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होना चाहिए। आपका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। अब आ जाओ, ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स। कितने हैं फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं। डिवाइड के साथ 3 कंसेप्ट यूज किया जाता है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ डिवाइड का कंसेप्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने डिवाइड, ठीक है, किसी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के साथ इनटू लग सकते हैं,
लगा सकते हैं। इनटू कब होगा? जब आप किसी चीज़ को पीसेज में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पीसेज में या पार्ट्स में या शेयर्स में डिवाइड करते हैं तब इनटू लगाएंगे। और अगर किसी चीज़ को दो के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, भाई बहन के बीच में या दो दोस्तों के बीच में, तब क्या लगता है? बिटवीन लगता है। और अगर दो से अधिक लोगों के बीच में डिवाइड कर रहे हैं तब आप क्या यूज करते हैं? टू प्लस, तब क्या हो जाता है? अमंग लगता है। ठीक, किसी चीज़ को दो से ज़्यादा लोगों में बांटेंगे, अमंग लगेगा, दो लोगों में बांटेंगे, बिटवीन लगेगा। और उस चीज़ के कई टुकड़े कर देते हैं, कई हिस्से कर देते हैं, कई शेयर कर देते हैं, ठीक है ना, तब इनटू यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ किस में यूज किया गया है? फ्रेंड्स में बांटा गया, लेकिन फ्रेंड्स कितने हैं? 5 हैं। 5 फ्रेंड्स होने का मतलब कि आप बिटवीन नहीं, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अमंग यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर यही चीज़ 5 पीसेज में डिवाइड की गई होती, 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई होती तो इनटू लग जाता, ठीक है। तो डिवाइड का मैटर हुआ, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का ही मैटर है। नेक्स्ट आ जाओ 44 में। इन्होंने कहा नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर ट्रस्टवर्दी। कल एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसमें एनी ऑफ लगा हुआ है, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है ना, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या वन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है ना, नन ऑफ, वन ऑफ, ऐसे कुछ लगाओ। अभी वन ऑफ आया था, ठीक है, और नाइदर ऑफ छूट गया, नहीं लिख पाए, नाइदर ऑफ, ऐसे कुछ लिखाओ। और उसके बाद प्लूरल नाउन लगाओ। नो डाउट कि प्लूरल नाउन लगा होगा यहाँ पर, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब लगती है तो यहाँ पे क्या लिखा? नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ टू ब्रदर्स लिखा है, साफ साफ लिखा है टू ब्रदर्स, लेकिन जब आर लगा रहे हो वो किसके लिए लग रहे हो? नाइदर के लिए लगा रहे हो, तो ये क्या होगा? वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, इज हो जाएगा। फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, तो आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक, चले आगे नेक्स्ट में आ जाओ। द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क। फिर से फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर आया, मतलब इस बार फिक्स प्रीपोजिशन का बहुत क्वेश्चन है। फिक्स प्रीपोजिशन एफ्रेड के साथ क्या यूज किया जाता है? एफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, एफ्रेड क्या लगता है? एफ्रेड ऑफ लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ्रेड के साथ एफ्रेड फ्रॉम नहीं, एफ्रेड ऑफ यूज किया जाता है, तो ये लगा, डी वाला होगा, ठीक है। चलिए फिर आया वी शुड अवेल, वी शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अवेल जब भी यूज किया जाता है, अवेल, अवेल के साथ दो चीज़ें फिक्स है। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना ही लगना है। अवेल के साथ क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। उसके बाद ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट आता है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव लगना ही लगना था, तो यू शुड अवेल, अवेल के बाद ऑफ तो लगा, लेकिन ऑफ के पहले रिफ्लेक्सिव आना चाहिए था। अवेल योरसेल्फ, यहाँ क्या होगा? यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ, ऐसे यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो गलती किस में हो गई? सी में हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इन्होंने कहा कि द फादर विद हिज सन्स आर अराइविंग सून। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब दो सब्जेक्ट को विद से जोड़ा जाता है, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद से, ऐसे जोड़ा जाता है, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, ऐसे था ना। इनके साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब किसको फॉलो करती है? पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है। थोड़ी देर पहले देखा था विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, तो वही चीज़ आ गई। यहाँ पर विद लगा हुआ है। विद लगने का मतलब आर किसके लिए लगेगी? फादर के लिए आएगी। फादर सिंगुलर है तो यहाँ इज होना चाहिए। तो कहाँ है आर? ये आर है आपका, यहाँ आर की जगह पर इज लगेगा, तो कौन सा आंसर हो गया? डी वाला हो गया, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। लिखा है कि द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू हैंग टिल डेथ, टू हैंग टिल डेथ। तो ये लिखा टू हैंग और यहाँ लिखा टिल डेथ हो गया, ठीक है। एक तो प्रिजनर एक्टिव नहीं है, प्रिजनर को फांसी दी जाएगी, फिर प्रिजनर फांसी नहीं देगा किसी को। एक गलती तो यहाँ हो गई कि ये जो टू हैंग है वो किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, जबकि इसको होना चाहिए था पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक गलती। दूसरी गलती, अब आप एक चीज़ समझिए, हैंग जो होता है, हैंग, हैंग असल में दो वर्ब हैं। एक होता है हैंग, हंग, हंग, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, हैंग, हंग, हंग। और दूसरा एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अब आप समझेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों है, हैंग, हंग, हंग भी होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड भी होता है। क्या डिफरेंस है इनमें? हैंग, हंग, हंग में क्या होता है? कोई चीज़ कहीं पर टांग दिया, ठीक है ना, जैसे शर्ट वगैरह कहीं पर टांग दिया।
और हैंग्ड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को फांसी देना। तो ये बताओ, प्रिजनर को टांगा गया था कि फांसी दी गई थी? ये तो फांसी देने वाला मैटर है ना। तो जब फांसी देने वाला मैटर यूज करेंगे आप यहाँ पर, तो क्या यूज करोगे? हैंग्ड होगा ना, हैंग्ड होना चाहिए। तो यहाँ टू हंग नहीं होगा, होना चाहिए था ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस, फांसी देने वाले हैंग की पैसिव वॉइस, तो टू बी हंग नहीं, टू बी हैंग्ड होना चाहिए। सही में यहाँ होना चाहिए टू बी हैंग्ड। तो ये जो लिखा है टू हंग, ये गलत हो गया आपका, टू हंग नहीं हो सकता, इसकी जगह पर होना चाहिए टू बी हैंग्ड। आंसर ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, ए वाला हुआ आंसर। आगे चलें, अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन है 49 में, ये 8 अगस्त का पेपर है। इसमें लिखा है कि माई एल्डर सिस्टर, आगे लिखा इज मैरिड विद अ डॉक्टर। ठीक है तो खास बात ये समझिएगा, जब मैरिड को पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं तो मैरिड के साथ में क्या लगता है, विद नहीं लगता है, टू यूज किया जाता है। मैरिड टू बोलचाल में या मतलब स्टैंडर्ड ग्रामर में मैरिड के बाद टू लगता है, काम चलाओ इंग्लिश में मैरिड के साथ विद लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे टू लगाना होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्रामर हो गया, आपका रिटन एग्जामिनेशन है। तो यहाँ जहाँ विद लिखा हुआ है इसकी जगह आप टू कर दीजिए, विद की जगह टू करिए। आंसर कौन सा होगा आपका? सी वाला होगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट में। द शिप ड्रॉन्ड इन द सी। तो ड्रॉन डूबना, डूबने के लिए कितने वर्ड यूज किए जाते हैं? पहले तो डूबना आप देखो, यहाँ पे सीखो डूबना। ठीक है ना, डूब जाना कहीं पर, डूबना। देखो इसके लिए हमारे पास दो वर्ड हैं इंग्लिश में। एक वर्ड होता है सिंक, सैंक, संक, सुना है आपने? सिंक, सैंक और संक, सिंक, सैंक, संक। और एक होता है ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड, ड्रॉन, ड्रॉन्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ड्रॉन्ड। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है? ये ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लिविंग के लिए यूज किया जाता है। और सिंक, संक, सिंक, सैंक, संक किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग के लिए। कोई चीज़, कोई नॉन लिविंग चीज़ अगर डूबी है तो उसके लिए सिंक यूज करेंगे। तो सिप क्या है? सिप नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग को अगर आप पानी में डुबा रहे हो तो ड्रॉन्ड नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे? सिंक, संक, संक, सिंक, सैंक, संक। तो फिलहाल जो ये आपका ड्रॉन्ड लिखा हुआ है ये ड्रॉन्ड गलत है। यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड फॉर्म में क्या लगाओगे? सिंक, सैंक, द शिप सैंक। ठीक है ना, सैंक लगना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट में आ जाओ भाई। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। ठीक है, सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। तो इंसिस्टेड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन, वंस मोर फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है ना, फिक्स प्रीपोजिशन। इंसिस्ट के बाद क्या लगता है? ऑन लगता है। याद रखिएगा, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पर बार बार आग्रह करना। इंसिस्ट के बाद ऑन लगेगा और ऑन लगेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, इंसिस्टेड। इंसिस्टेड के बाद जो टू अकम्पनी लिखा हुआ है ये गलत हो गया। सी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग, अकम्पनिंग मी, ये हो गया। सी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग मी। फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, इंसिस्ट के बाद ऑन ही लगता है और ऑन के बाद जब वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। याद रखिएगा, टू के अलावा, ठीक है, टू के अलावा जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं, मतलब एट, ऑन, इन, फार, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, बिलो, बीनीथ, कितनी भी प्रीपोजिशंस हो सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है ना, टू को छोड़कर किसी भी वर्ब के बाद। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना हो तो हमने वर्ब फॉर्म पढ़ा तो रखा है, वर्ब फॉर्म। आप जब वर्ब का आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, वर्ब में एक वीडियो होगा वर्ब फॉर्म्स, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप देख लीजिए उसको। 52 पे आते हैं। 52 में क्या? द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा यूज किया जाता है। तो पहले मैं जूरी का कंसेप्ट दूं आपको। जूरी, ठीक है ना, जूरी अगर अनएनिमस है, अनएनिमस का मतलब क्या हुआ? जूरी के मेंबर्स में सबकी राय एक है, तब तो ये सिंगुलर है। और अगर जूरी डिवाइडेड है, जूरी के जो मेंबर्स हैं उनकी राय अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो हम जूरी को प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, ये प्लूरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर जूरी क्या है, जूरी वाज डिवाइडेड, साफ साफ लिखा है कि जूरी वाज डिवाइडेड। अगर जूरी डिवाइडेड है तो इसका मतलब कि ये प्लूरल हो गया, तो वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर। और यहाँ देखो क्या लिखा है, देयर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो गई, जो वर वाज लिखा हुआ है वो वर होना चाहिए था, तो आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में इन्होंने कहा कि ही हैज़ कम यस्टरडे। यस्टरडे को आप एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। टाइम एंड टेंस में हम पढ़ाते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में लास्ट में क्या लिखा हो, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाता है, सिंस यस्टरडे नहीं, केवल यस्टरडे, यस्टरडे लग जाता है, या किसी टाइम के साथ एगो या बिफोर लगा मिल जाता है, आपको क्या क्या मिल जाए, एगो या बिफोर मिल जाए, या इसी टाइम में एगो बिफोर के अलावा मान लीजिए लास्ट के साथ कोई टाइम यूज किया जाए, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, ठीक है ना, ऐसे ही लास्ट के साथ कोई टाइम यूज कर दीजिए आप, या इन के साथ कोई ईयर यूज कर देते हैं, इन के साथ कोई ईयर यूज कर देते हैं। ईयर पास्ट का होना चाहिए, जैसे इन 2020, इन 2022, इन 2024, इन 2023, इन 2015, वैसे ही पास्ट का कुछ होना चाहिए ईयर। और कल एक आया था इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, याद आया आपको, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम आ गया तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा हर हाल में। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि व्हाट इफ़, अगर व्हाट इफ़ आया तो व्हाट इफ़ के बाद इन सब के साथ जो अगला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा। यस्टरडे लिखने का मतलब ये हैज़ कम जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाना चाहिए। तो ये जो हैज़ कम है ये गलत है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, केम लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या गलत था, गलत था थोड़ा सा, ठीक है ना, जो ऑप्शन था गलत था। यहाँ पे इन्होंने कम लिख दिया, यहाँ पे हैज़ कम लिख दिया, गलती हो जाएगी। तो क्या होगा, आंसर आप लगा दो, एक डी में लगा दो, आपको कंसेप्ट समझना था। सीधे सीधे हम आपको बताते रहे, ही केम लगेगा यहाँ पर, ही केम यस्टरडे, ठीक है, ही केम यस्टरडे होना चाहिए था सेंटेंस ऐसे। यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह के दिए, मतलब इस बार आंसर में तो आप लोगों को पता ही ना कि बवाल हुआ था, तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते एसएससी को, आप खाली पढ़ते रहिए, सही आंसर समझ लीजिए क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो अगला है कि ही इज़ लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 ईयर्स। देखो यहाँ लिखा है कि सिंस 5 ईयर्स। अब इस सेंटेंस में दो जगह गलतियाँ हो गई, ठीक है ना, दो गलतियाँ हो गई। मैं क्या बताऊँ आपको कहाँ गलती है, दो गलतियाँ आपको मैं समझाता हूँ। अब एसएससी को हम कुछ नहीं कह सकते, आप समझिए, पर रही सही का क्या ये देखिएगा। 5 ईयर्स, कल मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम दिया होता है 5 के साथ में कोई 1 2 3 4 5 के साथ कोई टाइम दिया, जैसे मान लिया 3 ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 3, जैसे 3 आवर्स हो गया, 3 डेज हो गया, 3 वीक्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 3 ईयर्स हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। कल भी ये बात हुई थी, मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, फार लगता है। तो यहाँ जहाँ सिंस लगा है यहाँ क्या लगना चाहिए, फार लगना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो इज लिविंग लिखा हुआ है, भाई ये जो सिंस 5 ईयर्स होता है या फार 5 ईयर्स होता है, ये कंटिन्यूस टेंस में लगता ही नहीं। किस में लगता है, ये तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है। जहाँ ही इज लिखा है वहाँ क्या होना चाहिए, ही हैज़ बीन लिविंग होना चाहिए कि नहीं। आप लोग ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही हैज़ बीन लिविंग होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कहाँ पर एरर बताऊँ, बताइए कहाँ एरर बताऊँ। इज गलत है, यहाँ पर हैज़ बीन होना चाहिए, इज गलत है, यहाँ पर हैज़ बीन होना चाहिए, और ये सिंस गलत है, यहाँ पर फार होना चाहिए। ISSC ने आपको आंसर क्या दिया था, सी का। मेरे हिसाब से तो बी और सी दोनों गलत हैं। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप लोग समझदार हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा कि हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरह से पता है, हार्डली हैड, यहाँ पर हैड लगा हुआ है। ये हैड लगने से ये सेंटेंस कौन सा हो गया, पास्ट का हो गया। और हार्डली के साथ हैड लगता है, ये वाला पोर्शन करेक्ट है। व्हेन द गेस्ट हैव अराइव्ड, हैव कैसे हो सकता है, ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है, ये भी पास्ट होना चाहिए। तो व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, हैव नहीं लगना चाहिए था, तो ये हैव गलत हो जाता। आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। अब आ जाओ 56 में। 56 में इन्होंने कहा नो लेस दैन 50 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। नो लेस दैन 50 स्टूडेंट्स, ये 50 स्टूडेंट्स क्या है बताओ, नंबर है। 50 स्टूडेंट्स क्या है, नंबर है। 50 क्या है, एक नंबर है,
और स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। अब आप जरा नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझाना है आपको, एक कंसेप्ट समझाना है, समझिएगा ज़रा। जैसे एक वर्ड होता है लिटिल, लिटिल आपको पता है, और एक वर्ड होता है फ्यू, ठीक है। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस होती है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट होती है। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूअर होती है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूएस्ट होती है, ठीक है। चलिए, लिटिल क्या होता है, लिटिल है क्वांटिटी, लिटिल क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, और फ्यू क्या बताता है, नंबर बताता है, ठीक है, नंबर बताता है। तो यूज कहाँ किया जाता है, ये देखिए आप कहाँ यूज किया जाएगा। लिटिल चूँकि क्वांटिटी है, लिटिल क्या है, चूँकि क्वांटिटी है, तो कहाँ यूज किया जाएगा, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। इसको किसके साथ यूज करोगे आप, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे, काउंटेबल के साथ नहीं लगा सकते हो। दूसरा है नंबर, नंबर वाला किसके साथ लगाओगे, यूज्ड विद प्लूरल नाउन, किसके साथ लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाना होगा। और यहाँ भी क्या आया, 50 स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हाउ कैन यू यूज लेस हियर, यहाँ लेस तो नहीं लगा सकते हो ना, यहाँ क्या लगाना चाहिए आपको, देन लगा हुआ है, देन मतलब कॉपरेटिव चाहिए, तो यहाँ लेस ना लगा करके क्या डिमांड है आपकी, फ्यूअर की, यहाँ देख लो, लेस नहीं फ्यूअर चाहिए आपको ना, क्योंकि प्लूरल नाउन लगा हुआ है, तो आप लेस कैसे लगा सकते हो, लेस तो अनकाउंटेबल, मान लो कहीं मिल्क वगैरह की बात होती है, लेस मिल्क होता, लेस नॉलेज होता, ये सब हो सकता है। तो आपका ये जो लेस वर्ड है वो गलत है, उसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, फ्यूअर आना चाहिए था, ठीक, ये लेस गलत है, इसकी जगह पर सही सही होना चाहिए फ्यूअर। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 पे, द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। इसमें क्या है, देखो फेल के साथ क्या लगा, डाउन, फेल के साथ क्या लगा, डाउन, जब फेल के साथ डाउन लगा है तो फ्रॉम की क्या जरूरत है, सुपरफ्लुअस हुआ, तो फेल डाउन, ये फेल डाउन तो ठीक है, फ्रॉम द स्टेयर्स, यहाँ पे जो फ्रॉम द स्टेयर्स लिखा है इसको फ्रॉम हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो 58 में इन्होंने कहा कि आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लास्ट के साथ कोई टाइम दिया, जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने कहा था लास्ट के साथ अगर कोई टाइम दिया होता है तो उस सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट के साथ टाइम होगा तो उस टेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो ये जो हैव विजिटेड है वो गलत हो गया कि नहीं होता, हैव हटाओ, आई विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ लास्ट मंथ लिखा हुआ है, गलत क्या हुआ, लास्ट मंथ तो सही है, हैव विजिटेड गलत हो गया, हैव में हैव नहीं होना चाहिए था, सीधे आई विजिटेड होना चाहिए था, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं 59 में, 59 में इन्होंने कहा कि ही, आगे लिखा डज नॉट नो टू स्विम, देखो नो होता है ना तैरना आना, ही डज नॉट नो टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता। जब नो के बाद कोई इन्फिनेटिव आता है तो ये इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखा नहीं जाता, ही डज नॉट नो, कोई काम करने का तरीका, ही डज नॉट नो टू स्विम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ऐसे होता है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि मुझे कार चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, मुझे तैरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है ना, मुझे बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो जब कोई कार्य करने, सीखने और जानने की बात होती है तो यहाँ पर टू स्विम, इन्फिनेटिव नहीं, कौन सा लगे था, हाउ टू स्विम यूज करना चाहिए था, ठीक है, सेकंड वाला गलत हो गया। आगे आते हैं, अब यहाँ लिखा कि शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स दैन इन इंग्लिश। तो देखो पहले मैं आपको गुड के साथ में एक कंसेप्ट समझाता हूँ, किसके साथ, गुड के साथ में, एक लिखा गुड, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, गुड के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर, गुड एट होता है और गुड इन होता है। अगर कोई लैंग्वेज है, किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स है, सॉरी हिंदी इंग्लिश फारसी, ये होता है, लैंग्वेज आता है तो इन यूज किया जाता है, और एट आता है किसमें, एट समथिंग, तो कोई और सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई और सब्जेक्ट हो, जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये होता है तो एट लग जाता है, कोई सब्जेक्ट हो जाए या फिर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो गुड एट यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में अच्छे होने की बात कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए था कि गुड इन नहीं होना चाहिए था, गुड एट होना चाहिए था। और यहाँ जहाँ पर इंग्लिश है यहाँ पे क्या लगेगा, लैंग्वेज है, इन होना चाहिए था।
ठीक, समझ में आ गए। चलिए, तो इन वाले की तो छोड़ो, फिलहाल क्या होगा, बेटर, बेटर क्या है, गुड की ही तो कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है, गुड की ही तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो जो गुड के साथ लगेगा वही बेटर के साथ लगेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे एट होना चाहिए था, इन नहीं, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ना कि इन मैथमेटिक्स होगा। क्लियर हो गया। चलिए, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61 में इन्होंने कहा आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। तो कल मैंने जूनियर सीनियर वाला कुछ एग्जाम्पल दिया था, तो उसी में एक वर्ब आती है प्रेफर, और इसी प्रेफर से बना हुआ है प्रेफरेबल, ठीक है ना। ये दो वर्ड हैं, इनके साथ भी सेम कहानी है, इनके साथ भी दैन नहीं लगता, टू लगता है, ठीक है ना। अब इनके पहले मोर मोस्ट नहीं यूज किया जाएगा, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ में दैन नहीं लगता, टू लगता है, एक बात। अब इनके पहले मोर या मोस्ट आप नहीं लगाएंगे, तो ये प्रेफर है, प्रेफर के साथ में हम दैन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आपको गलती आपकी मिल गई, एरर मिल गई, तो यहाँ टी के बाद जो दैन लिखा है, दैन काटी, यहाँ होना क्या चाहिए, टू होना चाहिए था, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 में आते हैं। इन्होंने कहा कि द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज, ये न्यूज क्या प्लूरल होगा क्या कि सिंगुलर माना जाएगा? न्यूज को क्या माना जाएगा, ये सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो ये आर गलत हुआ आपका, न्यूज इज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वंस मोर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। इन्होंने लिखा कि द सीनरीज ऑफ ऊटी व वंडरफुल। पहली बात ये हुआ कि सीनरीज होता ही नहीं है, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। चलिए कुछ मैं लिखता हूं आपको, ठीक है, थोड़े बहुत, दो चार। एक वर्ड है आपका फर्नीचर। फर्नीचर को आप भूल कर कभी फर्नीचर्स लिख ही नहीं सकते हो, फर्नीचर। उसी में आता है सीनरी आपका, सीनरी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। ऐसे ही पोइट्री है, ठीक है ना, पोइट्री है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वैसे ही पोइट्री हो गया। लगेज है, लगेजेज कभी आप कह ही नहीं सकते, लगेजेज कोई वर्ड नहीं है। स्टेशनरी है, ठीक है, आपके पास पेन पेंसिल रबड़ कटर कितने भी हो, सबको क्या कहोगे, स्टेशनरी कहोगे, स्टेशनरीज नहीं कहोगे। ऐसे कुछ वर्ड हैं। तो जब आप सीनरीज कर ही नहीं सकते हो, अगर आपके पास, और आपके पास वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब दिया है, वर्ब, वर्ब वर लगी है, ये प्लूरल है। और सीनरीज आप कर नहीं सकते, ये प्लूरल हो नहीं सकता। फिर आपके पास क्या चार्ज है आपको पास, ये अगर सीनरी हम वाच, वर को वाच कर देते हैं, मान लो हम वर को इसकी जगह पर वाच लिख दे, तब भी तो ये गलत हो रहा है। सीनरीज को की कोई वर्ड ही नहीं होता, तो इसको वाच बनाने से कोई फायदा है नहीं हमें, फिर हमें वर रखना ही रखना है, ठीक है। तो सीनरीज गलत हुआ, तो सीनरीज को हम प्लूरल में चेंज करेंगे, सीनरीज हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, आप सीन्स कह दो। सीन्स हो सकता है, सीनरीज नहीं हो सकता, क्योंकि सीनरीज को प्लूरल नहीं बना पाओगे, ठीक है। सीन्स करो। गलत क्या होगा आपका, ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपका आंसर हो गया, जो सीनरीज लिखा होगा ये गलत है, यहाँ सीन्स होना चाहिए था, सेकंड वाला ऑप्शन हुआ, ठीक है। आगे आ जाओ 64 में, सी रिजेंबल्स विद हर मदर। रिजेंबल एक ऐसी वर्ब है, जब रिजेंबल के बाद ऐसे तो कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं जनरली, स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर लगाना चाहते हो तो कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में टू लगा हुआ मिलता, तो रिजेंबल के साथ टू लग सकता, तो बिल्कुल नहीं लग सकता, वैसे ना लगाओ। रिजेंबल के बाद सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपने माँ से मिलती जुलती है, माँ पर गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजेंबल के बाद टू लगाना है आपको, विद नहीं लगा सकते हो। क्या फिर कलर चेंज, ये हो गया आपका आंसर, कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ 65। इन्होंने कहा ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग। देखो जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं किसी सेंटेंस को, ये रिपोर्टिंग हो गई, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जब हम इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, तो जब सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग, तो हम लोग कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। देखो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, आस्क वाला लगाते हैं, तो आस्क वाले में दैट नहीं लगता ना, या तो इफ वेदर लगता है, या तो फिर जो क्वेश्चन वर्ड हु व्हाट व्हाई वेयर व्हेन यही लगा रहता है, तो दैट नहीं लगाना चाहिए था। गलती कहाँ हो गई, अब आपका आंसर जो होगा वो होगा ये दैट वाला, ठीक है। तो कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट है आपका 66। यहाँ लिखा कि शी मैरिड विद अ डॉक्टर। फिर वही क्वेश्चन आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैरिड के साथ में शी वाज मैरिड लिखा है, उसमें शी वाज मैरिड था, अब की बात मैरिड लिखा हुआ था। तो ये मैरिड क्या है,
एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस याद करिए सी, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो इसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है ना, टू भी नहीं लगेगा आपकी बात, शी मैरिड अ डॉक्टर, विद नहीं, टू नहीं लगाना है। अगर पैसिव वॉइस में लिखा होता सी वाज मैरिड तब लगा लेते टू, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाओ, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में हमने कहा था दो सेंटेंस लिखे थे, यहाँ पे मैंने कहा था पहला सब्जेक्ट होगा, यहाँ कुछ कंजंक्शंस लिखे थे, यहाँ लिखा था दूसरा सब्जेक्ट होगा, बाद में इनके लिए वर्ब लगाए थे। तो ये बीच में हमने कुछ कंजंक्शंस लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि एक विद होगा, टुगेदर विद होगा, अलॉन्ग विद होगा, तो उसी में मैंने लास्ट में एज वेल एज भी लिखा था आप लोगों का, ठीक है ना, एज वेल एज लिखा था और टुगेदर विद भी लिखा था, 3-4 लिखे थे। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज से जुड़ा होता है तो जो हमारी वर्ब होती है किसको देख के लगती है, पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगती है। इसमें क्या लिखा, एज वेल एज आपका कंजंक्शन था, एज वेल एज से एक सब्जेक्ट ही हो गया और एक दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, हिज ब्रदर्स हो गया। वर्ब किसके लिए लगेगी, पहले वाले सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। तो अगर हम पहले वाले सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पे जहाँ वर्ब लगा है वहाँ क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या गलत हुआ, ये वाज जहाँ वर्ब लिखा है इसकी जगह पर क्या लगना चाहिए था, वाज लगना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा, सी वाला हुआ। अब आ जाओ 68 में। 68 में क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। तो द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ एक कंसेप्ट है, पहले आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, सीखना है ना कंसेप्ट को। चलिए, तो एक है आपका अ नंबर ऑफ, क्या है, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ, और एक होता है आपका द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। फिर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का मैटर है ये, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगा दे रहे हैं, देखो अ नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा, और द नंबर ऑफ के साथ भी क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगती है वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप अ नंबर ऑफ यूज किए हो, अ नंबर ऑफ, तब यहाँ पर वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। अगर आप द नंबर ऑफ यूज करोगे तो इसके साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। तो यहाँ पे क्या लगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट, द नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ लगा, ये देखो प्लूरल नाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ से अगर आप शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को तो प्लूरल वर्ब नहीं लग सकती है, तो हैव की जगह क्या होगा, यहाँ लगना चाहिए था हैज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। 69 लिखा, सी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। तो प्रिवेंट एक वर्ब को आप पहचानिए, आप इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन मैटर होता है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला मैटर। चलिए मैं आपको कुछ वर्ब्स बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा, इनको आपके काम आएंगी। जैसे एक वर्ब है एब्स्टेन, कौन सी वर्ब है, एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से आप दूर रह रहे हैं, जिससे दारू वारू नहीं पीते, एब्स्टेन फ्रॉम लिकर, एब्स्टेन हो गया। और एक होता है रिफ्रेन, ठीक है, एब्स्टेन हो गया, रिफ्रेन हो गया। एक वर्ब आती है प्रिवेंट, जो यहाँ पर दी हुई है, प्रिवेंट है। एक वर्ब है प्रोहिबिट, प्रिवेंट हो गया और प्रोहिबिट हो गई। एक वर्ब आती है आपकी डिबार, ठीक है ना। ये वर्ब्स हैं, ठीक है, इनका मतलब होता है ना रोकना या मना करना किसी चीज़ को। इनके साथ जो वर्ब प्रीपोजिशन लगता है ना, वो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। और फ्रॉम के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी या फिर नाउन लगा दो। ही एब्सटेंस फ्रॉम लिकर, नाउन हो गया, ठीक है ना, या ड्रिंकिंग, दोनों में से कोई भी, या तो नाउन होगा या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। पर प्रीपोजिशन क्या होता है इनके साथ, इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, टू नहीं लगता। अब आते हैं आपके मैटर पे, ये प्रिवेंटेड लिखा है, ये जो टू लिखा हुआ है, टू नहीं होना चाहिए, टू होगा तो एंटर भी नहीं होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम होगा और एंटरिंग होगा। फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, एंटरिंग लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ टू एंटर जो लिखा हुआ वो गलत है, फ्रॉम एंटरिंग होगा। आंसर आपका क्या होना चाहिए था, ए वाला होना चाहिए था। नेक्स्ट में चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में इन्होंने कहा द टीम वर प्लेइंग वेल। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक।
टीम कलेक्टिव नाउन है, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, तो यहाँ पे वाज लगना चाहिए था। टीम के प्लेयर्स को अलग अलग नहीं, एक टीम के रूप में देखा जा रहा है, तो वाज लगना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, द थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स। चोर को हंग मतलब फांसी दे दी गई अपराध उसके क्राइम्स के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फांसी देने वाला हंग कौन होता है, एक था हैंग, हंग हंग, ठीक है ना, हंग और हंग था, ठीक, और एक क्या था आपका हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। आपको याद आ रहा, इसमें फांसी देने वाला कौन था, हैंग्ड वाला, ये था ना फांसी देने वाला। तो यहाँ पे थीफ वाज हंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, थी चोर को फांसी दे दी गई थी, तो इसको क्या होगा, हैंग्ड होगा। गलत आंसर कहाँ होगा, ये हंग नहीं हो, हैंग्ड होना चाहिए था, तो ए वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 72 में, द कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन। कमेटी के लिए दो चीज़ें लगी हैं, यहाँ पे इट्स लगा है किसके लिए, कमेटी के लिए, हैव किसके लिए लगा है, कमेटी के लिए। तो इट्स सही है क्योंकि कमेटी को क्या दिया हो, सिंगुलर मानेंगे ना, कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया। अगर डिसीजन डिवाइडेड नहीं है, जूरी की तरह अगर डिसीजन डिवाइडेड नहीं है तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो हैव नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो लगाओ हैज कहाँ पर है, हैज, फिलहाल ये हैव आपका गलत हुआ, इसकी जगह हैज होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई 72, अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहाँ से होगा। तो ये आपके 72 क्वेश्चंस थे स्टेनोग्राफर 2025 के। जितने भी एरर्स थे 72 एरर्स में से हमने 72 कर डाले, कल 36 किए थे, आज 36 कर लिए, 72 क्वेश्चन हमारे ओवर हो गए हैं। कल से हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं या फिलर का क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है फिलर का क्वेश्चन करें, तो ठीक है, कल हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन हैं वो 90 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो 90 क्वेश्चंस को क्या करते हैं 30-30 में डिवाइड कर लेते हैं या हाफ हाफ कर लें, ठीक है, देखेंगे जैसा जितनी जल्दी हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो 30-30 में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो 30-30 में डिवाइड करेंगे तो 3 सेट जाएगा, 87 क्वेश्चन है कुल। और अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो 45 के आसपास ले लेंगे, देखेंगे जिसमें जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 30 में जल्दी हो जाता है तो 45 क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो 30-30 के 3 सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका सेशन आज का स्टेनोग्राफर 2025 के कॉमन एरर्स के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अगर कोई डाउट अब भी रह गया, कोशिश मैंने की है कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए, अगर फिर भी रह गया हो तो आप मैसेज करिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।